नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपना स्कूल लेक्चरर का जो निशुल्क बैच चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है अपनी कक्षा 11 यानी कि 11 क्लासेस अभी तक आ चुकी है। जीके की, जीएस की यानी कि जनरल साइंस की भी लगभग 7 क्लासेस दे चुके हैं जो शाम 6 बजे आपको मिलती है और साथ ही साथ आरबीएससी की भी क्लासेस चल रही है, राजस्थान अध्ययन वाली। इस क्लास के अंदर आज प्रमुख क्रांतिकारी वाला जो टॉपिक है साथियों, उसकी ये अंतिम क्लास है। फिर आगे का चैप्टर लेंगे अपन। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे भगत सिंह। ठीक है, आज की देखो भगत सिंह पढ़ेंगे, एक सुखदेव पढ़ेंगे, एक चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। यानी कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज पढ़नी है। रास बिहारी बोस ने गठन किया था, लेकिन जो मेन मकसद जो था, उद्देश्य जो था, जो मजबूती प्रदान की वो सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की और ये इनका जो योगदान है वो पढ़ना है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चल रहे हैं तो लगभग सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आज की क्लास थोड़ी सी डिले हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ कारण हो जाते हैं जब ऐसा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपन इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जैसा इनका नाम है, इन्होंने एक प्रण लिया था कि रहूंगा तो आजाद रहूंगा मैं, वैसे इनके हाथ में आने वाला, अंग्रेजों के हाथ में जिंदा तो हाथ में आने वाला नहीं हूं। आजाद ही रहा हूं और आजाद ही मरूंगा, ये इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए इनके नाम के पीछे आजाद शब्द जुड़ता है। अब यहाँ पे समझना है इनको कि हम जब पढ़ते हैं ना चंद्रशेखर आजाद को तो हमें ये अनुभूति होती है, आपका पता नहीं लेकिन मुझे होती है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पढ़ते हैं अपन और चंद्रशेखर आजाद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पढ़ने में कि चंद्रशेखर आजाद बहुत सीनियर रहे होंगे, ऐसी अनुभूति होती है। जबकि यदि आप ध्यान दोगे साथियों, यदि इनके जन्म और मृत्यु के सन की तरफ ध्यान दोगे तो 1906 में इनका जन्म होता है, भगत सिंह का 1907 में होता है, सुखदेव का भी 1907 में होता है और मृत्यु जो है इनकी 1931 में होती है। तो यही देखना, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यानी कि इनकी जो एज, इनका जो लगभग टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ही समान रहा है। ठीक है, तो देखो इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को एमपी में झाबुआ जिले के अंदर वहां पे जन्म होता है। ये शुरू से आदिवासी बच्चों के संपर्क में बड़े रहते हैं, मूल निवासियों के साथ पले बड़े हैं, तो तीरंदाजी में और निशानेबाजी में ये बहुत तेज थे। ठीक है, आदिवासी बच्चों के साथ पले बड़े हैं। तो निशानेबाजी में तेज थे, सटीक निशाना इनका बैठता था, क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत अव्वल रहते थे, आगे रहते थे, दूसरे जो युवा साथी थे उन्हें भी प्रेरित करते थे। यदि अपन देखें इनकी मृत्यु जो है वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में होती है और इसमें बहुत एक मतलब प्रेरणादायी कई चीजें देखने को मिलती है और इनके बारे में अपन अभी बात करेंगे मृत्यु के बारे में। पहले इनके जान देते हैं उपनाम। इनके उपनाम एक तो आजाद है ही, ठीक है, इनको बलराम के नाम से भी जानते थे, इन्हें पंडित जी कहा जाता था, पंडित चंद्रशेखर आजाद पंडित जी कह दिया करते थे और इन्हें क्विक सिल्वर भी कहा जाता था। ये क्विक सिल्वर की उपाधि के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि ये किसने दी, तो ये दी है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें क्विक सिल्वर के नाम से जानते थे। ठीक है, ये क्विक सिल्वर के नाम से भी जाने गए। प्रजातांत्रिक संघ के ये हिस्सा रहे थे और प्रजातांत्रिक संघ का हिस्सा रहते 1925 में तो प्रजातांत्रिक संघ के हिस्सा रहे। ठीक है, प्रजातांत्रिक संघ लगभग 1925 की बात है। 1925 में प्रजातांत्रिक संघ का हिस्सा रहते हुए ही इन्होंने द रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चे बांटे थे। ठीक है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है 1928 में भगत सिंह के साथ में इस संस्था से ये जुड़ते हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसमें 1928 के अंदर ये इसका भी हिस्सा रहते हैं, इससे जुड़ते हैं, भगत सिंह के साथ में ये जुड़ते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में बड़े एक्टिव रहे। 1925 के अंदर जो कांकोरी कांड हुआ था उसमें मुख्य अभियुक्त ये थे और ये बताया जाता है कि योजना पूरी इन्होंने बनाई थी। और उस समय क्या होता, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन गाड़ी थी, ट्रेन थी। तो देखो क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए क्या चाहिए, क्रांतिकारियों के अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं थी, न जज्बे की न जज्बातों की।
लेकिन हथियार, असले की कमी थी, हथियार चाहिए थे। तो वो हथियारों से भरी हुई गाड़ी जा रही थी अंग्रेजों की, और उसको लूटने की प्लानिंग बनाई थी, और उसी को काकोरी कांड के नाम से जाना गया। उन सब में जो जिन्होंने इस लूट में हिस्सा लिया था, जैसे कि अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाहिड़ी, आपके जो है राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, ये सब शामिल थे इसके अंदर, ठीक है, राजेंद्र सिंह, और ये चंद्रशेखर आजाद उसमें से बच निकले थे, बाकी सारे के सारे लगभग पकड़े गए थे, ठीक है। तो ये वो एक काकोरी कांड वाली घटना हुई जो इनसे रिलेटेड रही है। एक पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चे किसने निकाले? ये पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे और एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही मैं क्लास दे रहा हूं आपको, ठीक है। सीधे सीधे आपको फैक्ट याद करने हैं, निचोड़ निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका रही थी इनकी, और फिर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत आगे रहते थे। एक समय ये अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, वहां पे योजना बना रहे थे कुछ, और जो था कोई बेदिया था, उसने अंग्रेजों को ये सूचना दे दी थी कि चंद्रशेखर आजाद वहां अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं इलाहाबाद के अंदर। तो उन्होंने जो है नॉट बावर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम था? नॉट बावर। नॉट बावर और पुलिस वालों ने सबने जो है अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय चंद्रशेखर आजाद के पास भी पिस्तौल थी, और घेर लिया तो मतलब मुठभेड़ हुई तो उसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, इन्होंने भी गोलियां चलाई, उन्होंने भी चलाई। ये एक पेड़ की ओट लेकर वहां से गोलीबारी कर रहे, निशाना बड़ा सटीक था, एक भी गोली व्यर्थ तो जाने ही नहीं देते थे। और इनके बारे में भय इतना जबरदस्त था कि जब ये मतलब यहाँ पे शहीद हो गए थे, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए गोलीबारी में, ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 घंटे तक कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी सिपाही इनके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था कि चंद्रशेखर आजाद है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, अभी इसका विश्वास नहीं है। जब लास्ट गोली इनके पास बचती है ना, तो ये पुलिस की गोली से नहीं मरे थे, लास्ट गोली जब इनके पास बचती है तब ये इन्होंने प्रण लिया था कि आजाद ही मैं मरूंगा। तो फिर लास्ट गोली जो है ये इन्होंने खुद को ही मार दी और मृत्यु का वरण कर लिया। और उसके बाद में जो है फिर बहुत मुश्किल से यहाँ पे ये पुलिस वाले पास गए और देखा कि हाँ भाई जिंदा है क्या, नहीं है, बस देख के हाँ है, अब जिंदा कौन है। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु की सूचना है वो कमला नेहरू सभी को देती है, और पब्लिक बहुत उलट जाती है, पब्लिक बहुत चाहती थी इन्हें। तो ये सारी चीज ध्यान रखेंगे आप। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद द्वारा हमेशा आजाद रहने की प्रतिज्ञा ली थी, और पुलिस मुठभेड़ में अंतिम गोली स्वयं को मारकर इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। देखो चंद्रशेखर आजाद के अंदर जो पढ़ने वाली जो चीजें है ना, वैसे तो स्टोरी देखे जाए तो बहुत है, जीवनी यदि देखे तो बहुत है, लेकिन जो पढ़ने वाली यानी कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार देखोगे तो ये स्लाइड पूरा ही निचोड़ है, यानी कि इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, इसमें से याद सब रखना है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और एक और क्रांतिकारी जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े होते हैं, भगत सिंह। यदि कहे तो मतलब एक ज्वाला थी भगत सिंह, ठीक है ना, क्रांति की एक मशाल थी भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 27 सितंबर 1907 में इनका जन्म होता है पंजाब के लायलपुर जिले के अंदर। प्रारंभ में ये गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे बहुत ही मतलब प्रेरित थे और उनको मानते थे खूब। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था और असहयोग आंदोलन को जब फिर बंद कर देते हैं गांधी जी, तब इनको झटका लगता है, तब इनको ठेस पहुंचती है, और उसके बाद से ये जो है उग्रवादी विचारधारा के हो जाते हैं। फिर इनको पता है कि हम मतलब राज लेना है ना, अगर आजादी लेनी है तो अंग्रेजों ने ठोकन लेनी है, ठीक है, ऐ देने वाला है कौन। फिर ये उग्रवादी विचारधारा के बन जाते हैं भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी फांसी से संबंधित भी बहुत ट्रेजेडी रही है, समय से पूर्व ही इन्हें फांसी दे दी गई। इनके साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अगर आपको भगत सिंह के बारे में जानना है बहुत अच्छी तरीके से और सारी चीज एकदम याद कर लेनी, एक मूवी में आपको सजेस्ट करूंगा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया है, उसे देखना। उसके अंदर आपको सारा असेंबली वाला जो बम कांड है वो, मुजफ्फरनगर वाला वो, और काकोरी ट्रेन कांड वगैरह सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और उसमें किरदार भी सभी ने बहुत तगड़ा निभाया है, सुखदेव, राजगुरु, जितने भी किरदार निभाए बहुत तगड़े। और वो ऐसी जो फिल्में होती है, ऐसा जो फिल्मांकन होता है, उन्हें देखना चाहिए। तो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जब भी समय मिले देख लेना, आपके राष्ट्रीय आंदोलन आधा तो कवर हो जाएगा, याद हो जाएगी चीजें, ठीक है।
पिक्चर का नाम है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो अजय देवगन मुख्य किरदार है, वो देखना। कई विद्यार्थियों ने देखी हुई होगी, मैंने बहुत बार देखी और बहुत अच्छी लगती है। पिता इनके किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है, जीवनी से संबंधित। मृत्यु और जन्म फिर भी पूछ ले। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद का भी सहयोग रहा था, ठीक है, छबिलदास, यशपाल, इन सब का सहयोग इसके अंदर रहता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, छबिलदास और यशपाल मुख्य भूमिका, यशपाल के सहयोग से, छबिलदास और यशपाल के सहयोग से, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। अब बम फेंका था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन वो मजदूर वाला जो है बिल पास कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने किसी को जनहानि के लिए भी ये बम नहीं फेंका था, इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये बिल फेंका था और बम फेंका था। और उसके बाद भी ये यहां से भागे नहीं थे, इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद में इन्होंने जेल में भी आंदोलन किए और जेल की अव्यवस्थाओं के लिए भी आंदोलन किए इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा इनको जब यहां से पकड़ा गया तो इस केस के साथ साथ इन पे लाहौर षड्यंत्र केस भी लगा दिया गया। और इनको जो फांसी की सजा होती है वो इस केस के कारण नहीं होती है, ध्यान रखना, इसमें कोई भी जन हानि नहीं हुई थी और इस केस के तहत फांसी नहीं देते, इनको फांसी देते हैं लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, ठीक है। जो इनको फांसी की सजा होती है ना, वो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। बिल्कुल बाल भर अंतर होता है इन फैक्ट्स के अंदर, लेकिन जब कथन और कारण वाले ऐसे सवाल आते हैं ना, कूट मिलान वाले, वहां पे अपन गलत करने के चांसेस रखते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। देखो फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये ध्यान देना कि फांसी दी कब है, 23 मार्च 1931, और फांसी की सजा सुनाई कब है, 7 अक्टूबर 1930 को। अब ये फांसी की सजा सुनाने वाले जो यदि आपको पूछ ले तो मिस्टर मिल्टन थे, मिडिल्टन या मिल्टन नाम मिलता है, जज का नाम, जज कौन था यदि पूछ ले तो जज भी आप ध्यान रखें, मिडिल्टन या मिल्टन। अब यहां पे मैं ध्यान ये आपका खींचना चाहूंगा कि फांसी दी कब है और सजा सुनाई कब है। प्रश्न बनाने वाला थोड़ा सा फेरबदल करके दे सकता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब सुनाई गई, और ऑप्शन में आपको 23 मार्च 1931 भी मिलेगा। और जिसने ध्यान नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 80% विद्यार्थी इसको करके आएंगे। जबकि फांसी की सजा सुनाई कब है, 7 अक्टूबर 1930 को। अब यहां पे मैंने इतना ध्यान खींचा है आपका, तो आप तो कम से कम जो ये क्लास देख रहे हैं, जो जिसने ये मूवमेंट देखा है क्लास का, वो गलत करके नहीं आएगा कि सर ने इतना ध्यान खींचा था कि ध्यान रखना फांसी की सजा सुनाई 7 अक्टूबर 1930 को है और दी कब है, 23 मार्च 1931 को। जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उसके बाद में काफी लोगों द्वारा प्रयास किया गया कि इनकी फांसी की सजा जो है उसको कम करवाया जाए। सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब ने प्रयास किए थे, लेकिन प्रयास जो है व्यवस्थित तरीके से वहां तक अंग्रेजों तक पहुंचे नहीं। गांधी जी से भी आग्रह किया था इरविन पैक्ट के समय कि आपको ये तभी साइन करना है जब आपके सामने ये फांसी की सजा, उन्होंने ये कहा था कि फांसी की सजा मतलब फांसी से सजा में बदलवा दो, चाहे उम्र कैद में बदलवा दो, यानी सजा कम करवा दो, मृत्युदंड न दिया जाए, ये कहा। लेकिन वहां पे गांधी जी ने इसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा कि क्या सजा कम हो सकती है या बदल सकते हैं, इरविन ने कह दिया नहीं, इन्होंने कर दिया साइन। और उसी के बाद में फिर जो है पब्लिक का विरोध देखते हुए इनको फांसी की सजा की डेट जो थी वो बाद की थी, लेकिन पब्लिक का मतलब विरोध देखते हुए इन्हें समय से पूर्व ही फांसी की सजा दे दी गई। और फिर सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर में इनका अंतिम संस्कार क्या मतलब केरोसिन डाल के बताते हैं कि शव के टुकड़े जलाए गए और फिर अधजले जो है शव के टुकड़े मिलते भी हैं। और अंतिम संस्कार भी मतलब सही तरीके से कि बॉडी हाथ में आ गई यदि जेल में तो लोग जो है भड़क जाएंगे। ये सारी चीजें इनके साथ में रही है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। अब भगत सिंह की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें आपको पूछ सकते हैं, उसमें से ध्यान रखना मैं नास्तिक क्यों हूं, ये एग्जाम में बन चुकी है। मृत्यु के द्वार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने की चांसेस रहते हैं। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे 2-3 बार प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो भगत सिंह से संबंधित ये सारी चीजें ध्यान रखोगे। भगत सिंह के साथ साथ ही
सुखदेव और राजगुरु को भी। अब जैसे सैंडर्स को मारा था ना, मारने तो गए थे किसको, स्कॉट को, मारा किसको, सैंडर्स को। सैंडर्स को मारने में सबसे पहली गोली राजगुरु ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद में फिर मरा सैंडर्स था, और वो घटना हुई कब, लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद। ये अपन लाला लाजपत राय में पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं अपन सुखदेव। ज्यादा फैक्ट मिलते नहीं है, थोड़े सी फैक्ट है, तो अच्छी तरीके से देख लेना। 15 मई 1907 को पंजाब में जन्म होता है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह के साथ इन्हें भी लाहौर जेल के अंदर फांसी दे दी जाती है। इनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम रल्ली देवी, ठीक है। इन्हें भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भगत सिंह को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ने वाले जो व्यक्ति थे, जो प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे, वो सुखदेव थे। भगत सिंह को क्रांतिकारी विचार जो उत्पन्न किए अंदर, वो सुखदेव थे, इसलिए इन्हें भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। ये आर्य समाज से प्रभावित थे। अब भगत सिंह की शिक्षाएं भी आर्य समाज से संबंधित संस्थाओं से हुई है, ये भी आर्य समाज से संबंधित थे। और आपने पढ़ा कि लाला लाजपत राय भी आर्य समाज से संबंधित थे, तो उनसे जुड़े हुए थे सारे, उन्हें तो बहुत प्रेरणा स्रोत मानते थे, तो फिर ये वहां से संबंधित हुए। अब ये ना प्रश्न बनने का ट्रेंड अलग चल रहा है, ये विचारधाराएं पूछी जा सकती है। अब विपिन चंद्र पाल का भी अपन ने पढ़ा, जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे, ठीक है। विचारधाराएं कहां मिलान करती है, ये चीजें पूछी जा सकती है, और विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं इस तरफ कि ये थोड़ी पूछेंगे। और ये क्या है कि पढ़ने को भी बहुत कम मिलते हैं फैक्ट में कि हाँ ये चीज है, तो ये इसका ध्यान रखोगे विशेष। भगत सिंह और राजगुरु के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है, सुखदेव के अंदर। बस ज्यादा नहीं है सुखदेव के अंदर, इतना ध्यान रख लेना। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन सुभाष चंद्र बोस। आज का मुख्य टॉपिक भी रहेगा, क्योंकि इसमें से सवाल बहुत बनते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, ठीक है। इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897, पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी। देखो, यदि स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये जो जीवनी माता पिता वगैरह जो है, ये एक बार पढ़ लो आप, लेकिन इसको रट्टा मारने मत बैठना, क्योंकि इतने क्रांतिकारी 7-8 आप पढ़ते हो, सभी के याद नहीं रख पाते हो। यदि रट्टा किसी का मारना ही है ना, तो इनकी जो पुस्तकें हैं उनको जरूर रट्टा मार लेना, क्योंकि पुस्तकों में से जरूर प्रश्न बनते ही बनते हैं। यदि पिछली एग्जाम को ही देखेंगे इसको लेक्चरर, तो विपिन चंद्र पाल की पुस्तक पूछी थी द सोल ऑफ मैन वाली, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी ही बनती है, और उसको अपने को तरीका पता होना चाहिए कि क्या स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, किस चीज पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किस पे कम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको थोड़ा सा पढ़ना है। राजनीतिक गुरु इनके चितरंजन दास, CR दास का पूरा नाम क्या था, चितरंजन दास। CR दास इनके राजनीतिक गुरु थे। मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु होती है, लेकिन इनकी मृत्यु पर बहुत सारे आयोग भी बने, शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग वगैरह, जो जांच के लिए कि इनकी मृत्यु के पीछे, इनकी दुर्घटना के पीछे कारण क्या था, लेकिन इतना कोई निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाई। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के कारण पहली बार 1921 में जेल गए थे। देखो, उस समय क्रांतिकारियों के लिए जेल जाना मतलब एक मतलब सम्मान का कार्य हो गया। जेल ब्रो आंदोलन भी तो हुए थे कि जेल जाना है, वो भी किसके लिए, देश के लिए। अब कोई अपराध के लिए जेल तो जाना नहीं था कि जिसके लिए अपन को ग्लानि हो या कुछ हो, देश के लिए जेल जाना है, तो वो सौभाग्य समझते थे उस समय। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि सौभाग्य का कोई काम होता है ना, भगवान को कहीं कोई प्रसाद चढ़ाए तो 11-21 के ऐसे चढ़ाए जाते हैं। तो 1921 में पहली बार जेल गए, और कुल मिलाकर ये 11 बार जेल गए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 11 बार जेल यात्रा की इन्होंने। अच्छा, एक चीज और बताऊं, एक तो इन्होंने नाम परिवर्तन बहुत किए, ठीक है। देश छोड़ने के लिए नाम परिवर्तन करना पड़ता था। एक भगत सिंह ने भी नाम परिवर्तन किए हैं। यदि यहां पे अपन थोड़ा सा भगत सिंह पे वापस आते हैं, भगत सिंह ने भी नाम परिवर्तन किए हैं। भगत सिंह जो है, देखो भगत सिंह के बारे में एक और स्टोरी बताता हूं। जब इनके रिश्ते की बात चलती है, ये पहले से क्रांतिकारी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, इनको तो देश के लिए कुछ करना था। जब इनके रिश्ते की बात चलती है तो यहां से छोड़ के चले जाते हैं कानपुर। रिश्ते की बात चलने पर कहां चले जाते हैं, कानपुर। अब कानपुर जाने पर ये संपर्क में आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के। गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत थे। प्रताप नामक समाचार पत्र अपन बिजोलिया आंदोलन के अंदर पढ़ते हैं, वो उनसे संपर्क में आते हैं और वहां पे उनके साथ में काम भी करते हैं, लेकिन नाम परिवर्तन के साथ में बलवंत सिंह नाम से काम करते हैं।
फिर कुछ समय बाद में ये अर्जुन सिंह नाम से भी काम करते हैं, तो इन्होंने भी नाम परिवर्तन किए। भगत सिंह ने भी किए हैं, न सिर्फ सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत पढ़ते हैं, ऑरलैंडो मसेटो और अपने मत्सुदा वगैरह, जियाउद्दीन, बहुत सारे नाम, जियाउद्दीन पठान नाम से, और बहुत सारे नाम परिवर्तन किए हैं। लेकिन भगत सिंह ने भी नाम परिवर्तन किए हैं। यदि पूछ ले तो ध्यान रखना कि बलवंत सिंह और अर्जुन सिंह सर ने बताया था नाम। ठीक है, चलिए लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं है स्लाइड पे, लेकिन लिख लेना। अब आ जाते हैं अपन वापस, अच्छा यहां चल रहे थे, है ना। फिर ये क्या है, एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो इन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है यूरोप प्रवास के लिए जाएं, यूरोप में रहें कुछ समय, वहां पे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेकिन ये मना कर देते हैं देश हित के लिए। फिर ये जो है कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए ही डलहौजी जाकर रहते हैं। ठीक है, डलहौजी रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। डॉक्टर आखिर में कहता है आपको यूरोप जाकर रहना पड़ेगा कुछ समय, तो यूरोप प्रवास पे भी जाते हैं ये। ठीक है, 1930 से 1933 के बीच का समय यूरोप में रहते हैं, और यूरोप में भी रहते हुए देश हित के लिए ही ये लगभग कार्य करते हैं। वहां पे भी ऐसे ही लोगों से संपर्क करते हैं जो देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है, यूरोप प्रवास के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है एक महिला से जिसका नाम होता है एमिली सेंकल, और उनसे जो है ये प्रेम विवाह कर लेते, लव मैरिज, और उनसे ही प्राप्त होती है फिर एक बेटी जिसका नाम होता है अनीता बोस। ठीक है, अनीता बोस ये है, तो ये बेटी का नाम भी लिख देना आप, अनीता बोस। ठीक है, कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन दूसरा जो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट था, वहां पे फिर इनको त्याग पत्र भी देना पड़ा, और बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभालते हैं। लफड़ा पट्टाभी सीतारमैया का पड़ता है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, और मत जीत कर बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर बाद में वही पार्टी और उनके जो है नेतृत्व को लेकर मतभेदों के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात वाला, और दूसरा याद रखना है त्रिपुरी एमपी, एमपी में ही है ना, त्रिपुरी एमपी वाला, कंफर्म कर लेना इसको। ठीक है, 1939 के अंदर त्रिपुरी एमपी, और यहां पे जो है पट्टाभी सीतारमैया वाला लफड़ा पड़ता है। गांधी जी चाहते थे उनको, और फिर बाद में ये जो इस्तीफा दे देते हैं। इनके इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की 1939 के अंदर, और फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की गतिविधियों के कारण फिर इन्हें वापस जो है गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए, फिर इन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। देश जब छोड़ा इन्होंने तो जियाउद्दीन पठान के बेस में बर्लिन पहुंचे, पेशावर, पहले तो पेशावर से फिर रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे। ठीक है, पेशावर रूस होते हुए बर्लिन पहुंचते हैं ये। ठीक, ध्यान रखना जियाउद्दीन पठान के नाम से बर्लिन में अपना नाम जो है फिर ये वहां जाकर लग देते हैं ऑरलैंडो मजेटा, या मसेटो भी लिखा हुआ मिलेगा, ऑरलैंडो मजेटा। ये बदले हुए नाम इन्हें बहुत मतलब इनके पूछे जाते हैं, बदले हुए नाम बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ये इनके नाम है, और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये पूछेंगे। अच्छा, जब इन्होंने भी अपने क्या है, भगत सिंह भी जब वहां से निकले, तो भगत सिंह भी वहां से निकले, और भगत सिंह और सुखदेव निकले थे, तो सुखदेव जो है भगत सिंह के नौकर के रोल में निकलते हैं, वहां किरदार निभाते हैं। इनके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है सारी, लेकिन ये पूछा नहीं जाता क्योंकि एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नोट्स में देता नहीं हूं। 1943 में ये मत्सुदा नाम से जापान पहुंचते हैं। देखो, तो जियाउद्दीन पठान भी इन्हीं का नाम है, ऑरलैंडो मजेटा भी इनका नाम है, और मत्सुदा भी इनका नाम है। ये जापान में यू बोट से ये जापान पहुंचते हैं, यू बोट से मत्सुदा नाम से 1943 में जापान पहुंचते हैं। फिर देखो 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, और आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया। प्रथम कमांडर कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह प्रथम कमांडर थे। 1943 में इनको ये कमान सौंप देते हैं आजाद हिंद फौज की, INA भी जिसे कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय थे, एक रंगून और एक सिंगापुर। अब ये प्रश्न यदि बने तो मैं समझता हूं कि अच्छे प्रश्न है। रंगून और सिंगापुर 2 इनके मुख्यालय रहे। अंडमान और निकोबार के नाम बदलकर, जब आजाद हिंद फौज वहां अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों पर वहां पर आती है, उनके जो नाम बदलकर अंडमान का नाम कर देते हैं शहीद और निकोबार का कर देते हैं स्वराज।
ये द्वीपों के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज, ठीक है, ये नाम कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लगभग मतलब प्राइमरी स्कूल से ये अपन पढ़ते आ रहे हैं ये नारे, एक तो ये, एक बाल गंगाधर तिलक वाला, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, विमान दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके बारे में बहुत सारे आयोग बने, शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग, ये सारे बने, लेकिन फिर भी जो है निष्पक्ष रूप से कोई भी इनके जांच नहीं कर पाया। देखो कुछ तथ्य जो आजाद हिंद फौज से संबंधित और सुभाष चंद्र बोस की उपाधियों से संबंधित, इनको भी पढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज, यदि यहां से प्रश्न बनाए तो देखो गठन किसने किया, मैंने इतनी बार बताया, रास बिहारी बोस ने किया। पुनर्गठन फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। प्रथम कमांडर मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। झंडा जो है दहाड़ते हुए बाघ का, देखो यहाँ पे ऑप्शन जब एग्जामिनर देता है तो थोड़ा सा घुमा कर देता है, यहाँ पे यही चीज में दे सकता है दहाड़ते हुए सिंह का या शेर का, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, बाघ, टाइगर, इसीलिए मैंने आपको यहाँ झंडा भी शामिल किया है। ये देख लो आजाद हिंद, और ये क्या है, ये वाला झंडा है इसका ठीक है। इनका गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आदर्श वाक्य, एकता, वफादारी और बलिदान। सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली कब, 1943 के अंदर। तो ये आजाद हिंद फौज की शॉर्ट, 2 डिवीजन भी थे इनके, प्रथम डिवीजन में फिर 4 भाग थे, द्वितीय डिवीजन में 2 भाग थे, और झांसी रानी जो बटालियन थी, झांसी रानी जो रेजिडेंट थी, वो लक्ष्मी सहगल की कमान में संभाली जाती है, लक्ष्मी सहगल संभालती है, ये सारी चीजें। बोस को दी गई उपाधियां, अब देखो ये उपाधियां सारी की सारी शामिल करके एक साथ संकलित है, आपको सीधा याद करना है। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार, ये देखो ये ज्वलंत, और ये ज से तो आपको ले लेना जे और ये ले लेना एल, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने, भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी द्वारा कहा गया। अच्छा, गांधी जी ने इन्हें मेरा बेटा भी कहा, लेकिन क्या कहा, मेरा बेटा लेकिन बिगड़ेल बच्चा, ये भी कह दिया साथ में, तो ये भी किसने कहा, गांधी जी ने कहा। राष्ट्र नायक इन्हें कहते हैं, र से राष्ट्र नायक रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, राष्ट्र नायक। नेताजी कहकर इन्हें संबोधित करते हैं हिटलर, एक बार फोन पे वार्तालाप के समय इन्हें कहते हैं नेताजी, वहीं से ये प्रश्न चल बना कि ये जो है नेताजी इन्हें कहा गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है किसमें, सुभाष चंद्र बोस के अंदर, ठीक है। और आजाद हिंद फौज। आप लोगों के लिए एक सूचना जो टेलीग्राम पे दे भी दी गई थी, क्योंकि अपनी मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज थी, काफी सारे बच्चे वापस कह रहे थे, वो लगभग मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज 13 से 14 महीने वैलिडिटी के साथ में रही थी, और उसे जो है अपडेट करके अब 1 साल वैलिडिटी के साथ वापस दे दी गई, क्योंकि उसकी वैलिडिटी पूरी हो गई थी तो वो ऐप से हटा दी गई थी। अब 1 साल वैलिडिटी के साथ में उसे अपडेट करके वापस दी गई है। तो जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी उसके अंदर आती है, ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी साइकोलॉजी वाली, वो बेस्ट साबित होगी। कारण क्या है और इस बार क्या चेंजेस हुआ है इसमें, ये देखना कि पहले ना इनमें व्याख्या नहीं थी, अब हम व्याख्या डालेंगे इसमें। व्याख्या एनसीईआरटी की सारी टेस्ट सीरीज अपलोड होने के बाद लगभग 2 महीने बाद व्याख्या ऐड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारे टॉपिक में व्याख्या ऐड होगी आपके। पहले मेगा टेस्ट इसमें नहीं दिए गए थे, तो अब जो है 3 मेगा टेस्ट भी जुड़ेंगे। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है या एग्जाम आएंगे, तब आपके कंबाइन 3 मेगा टेस्ट जुड़ जाएंगे। सारे मनोविज्ञान के प्रश्नों पर मिक्स करके भी 3 मेगा टेस्ट जुड़ेंगे, ठीक है। रैंक पहले नहीं देख पाते थे, अब रैंक देखने की सुविधा भी इसके अंदर कर दी गई है। रैंक भी हर बार टेस्ट खोलने पर प्रश्नों का क्रम और ये तो बदलता ही है, और ये तो इसकी विशेषता रही है। अब इतनी सारी चीजें होते हुए भी लगभग 45 से अधिक टेस्ट इसके अंदर होंगे। और यदि जैसे बाल विकास और ये देखोगे तो एक अकेले बाल विकास के 10-10 टेस्ट दिए गए, प्रत्येक के अंदर 30-30 सवाल, यानी कि संपूर्ण ही अभ्यास, और उसके बाद में व्याख्या जुड़ जाएगी। तो समझ लो कि पीछे कुछ छूटा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं साइकोलॉजी का शिक्षक हूं तभी मैं ये गुणवत्ता आपको दे पाऊं, नहीं, इसके लिए जज्बा, टीम चाहिए। और यही गुणवत्ता जो 500-1000 रुपए में भी आपको ऑफर की जाती है, वही चीज हम इसलिए इस प्राइस में देते हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा बैंकिंग और एसएससी वाली सीटें क्यों निकलती है, क्यों वहां से ये कंपटीशन, क्योंकि वहां पे अभ्यास को मेन हथियार बनाया जाता है।
वो इतना अभ्यास कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में उन्हें कोई भी प्रश्न जो है मतलब अपरिचित दिखता ही नहीं है, सीधा ही उत्तर तक पहुंचते हैं। उसी मॉडल को यहाँ राजस्थान में सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ करने के लिए हम इसकी प्राइस रखते हैं बिल्कुल ही, सिर्फ सर्वर का खर्च निकल जाए, टीम का निकल जाए और उसे मेंटेन कर सके। तो ये 51 रुपए में 1 साल वैलिडिटी के साथ में रहेगी, अभी से 1 साल। ऐसा नहीं है आप 4 महीने बाद ज्वाइन करो और 1 साल मिलेगी, अभी से 1 साल मिलेगी, यानी 30 अप्रैल 2024 तक ये वैलिड रहेगी। तो बिना समय गंवाए कर लेना, क्योंकि फिर जो है 15 अप्रैल के बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी। अभी तो ये 51 में ही आपको मिलेगी, और 51 और जीएसटी, ठीक है। यही चीज आपको एनसीईआरटी, यदि एनसीईआरटी की पुस्तकें ही आप लेकर इसे बनाने जाओगे तो आपके 400-500 रुपए का एनसीईआरटी की पुस्तकों का खर्चा हो जाता है, और उसके बाद में छांटना, उसके बाद में अपनी मानव संसाधन की मेहनत वगैरह, ये सब वही चीज यहाँ पे आपको अभ्यास करने को मिल जाती है। और व्याख्या के साथ में इसमें शानदार व्याख्या भी जोड़ी गई है, मात्र 99 के अंदर। ये सिर्फ सेवा है साथियों, इसमें सिर्फ टीम को मेंटेन करना होता है, ऐप को मेंटेन और सर्वर, इसलिए हमें ये लेना भी जरूरी है। और विद्यार्थी इनके प्रति थोड़े से सीरियस भी रहे, ये इसलिए भी जरूरी है। बाकी इसमें यही चीज यदि हम 400 या 500 लेते ना तो हमें तगड़ा फायदा होता, क्योंकि उसमें फिर मेंटेनेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज निकल जाती। लेकिन ये जो है सेवा इसलिए कि हर विद्यार्थी जो लाभ उठाए। अब मैं 400 रख तो दूं और काफी सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा भी ले, लेकिन फिर वो विद्यार्थी जो अभ्यास से पहले भी वंचित थे वो अभी भी वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए इन सब की प्राइस जो है इसी में रखी गई। भूगोल की तो लॉन्च कर दी बहुत जल्द, 4-5 दिन में राज्य व्यवस्था की भी आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी, और उसके बाद में इतिहास एनसीईआरटी की भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो जिसके जो सब्जेक्ट संबंधित आ रहा है, यदि आरएस की कर रहे हो तब तो आपके तीनों ही काम आएगी। यदि आप एसएससी या इन सेंट्रल से संबंधित कर रहे हो तब भी ये तीनों काम आएगी। यदि आप स्पेशली स्कूल लेक्चरर के किसी सब्जेक्ट स्ट्रीम से कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार काम आएगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना। और अन्य जो भी विद्यार्थी या जो भी अभ्यास करना चाहते हैं, ये नियमितता के लिए अभ्यास जरूरी होता है, और टॉपिक वाइज का समय यही है। जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब आपको ओवरऑल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर टॉपिक वाइज इतनी अहमियत नहीं रखेगी। इसलिए अभी से जो है टॉपिक वाइज पे एक टॉपिक को पढ़ा, पूरा अभ्यास किया, उसके बाद आगे बढ़े, फिर उस टॉपिक को पढ़ा, फिर पूरा अभ्यास किया, उसके बाद आगे बढ़े, तो वहां पे वो पूरी संपूर्णता के साथ में आपको लाभ देता जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, जिसको टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करनी है वो प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह आपके टेलीग्राम गौरव ज्ञान धारा पे दे दी जा रही है, और क्लासेस जितनी भी है सारी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सूचना वैसे टेलीग्राम पे दे दी थी, और अलग से वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता महसूस हुई नहीं, तो फिर इसी के जरिए मैंने दे दी है। बाकी मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।